हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई में पूछे गए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है 1210 को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 9:10 हो तो सी को मिलता है। कितना मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प में दे रखा है 400, 475, 340, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 के री एग्जाम में सवाल पूछा गया था। हर सवाल के नीचे मेंशन किया गया है कि वो सवाल किस एग्जाम में पूछा गया है, वो देखते हुए चलिएगा। ठीक, आइए सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि ए अनुपात बी इक्वल दे रखा है 5:4 और बी अनुपात सी इक्वल दे रखा है 9:10। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या, ये थोड़ा सा अलग है कि ए अनुपात जो बी दे रखा है वो कितना है, 5:4 दे रखा है और बी अनुपात सी जो है वो दे रखा है 9:10। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो ये जो बी है ना, बी जो है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे दूसरे वाले में 9 है। मतलब दोनों क्या है, अलग है। अगर दोनों सेम होता तो हम लोग आसानी से लिख पाते ए अनुपात बी अनुपात सी लिख पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, अगर हम ये दोनों को बराबर कर दें, अगर बी इसमें भी और इसमें भी बराबर कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे बराबर कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। देखिए हम लोग बराबर ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है 5:4 है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे में कितना अनुपात दे रखा है, 9:10 दे रखा है। इन दोनों को बराबर कर ले तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम इसे ए कह सकते हैं और इन दोनों को यदि बराबर कर लिया जाए तो इसे बी कह सकते हैं और ये हमारा सी हो जाएगा। तो ए और सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत यहाँ पे बी है, क्योंकि फर्स्ट वाले में कह रहा है 4 है और सी वाले में बी सी यानी कि सेकेंड ग्रुप में कह रहा है 9 है। तो कैसे इक्वल किया जाए, देखिए आसानी से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दें 9 से और इसमें कर दें 4 से तो दोनों बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसे 9 से करें तो 9 इसमें भी करना होगा, तो 9 पचे कितना होता है 45, 9 चक 36 और यहाँ से लेकर के चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 9 चक 36, ठीक है, और यहाँ पे गुना कर रहे हैं हम लोग कितना से, 4 से, तो 10 चक कितना हो जाएगा 40। अब ये दोनों देखेंगे कि बराबर हो गया तो लिख सकते हैं 45:36:40। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। हो सकता है आप लोग एक अलग ट्रिक पढ़े होंगे, वो ट्रिक क्या है वो भी बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है, आप लोग ऐसा लिखते होंगे ना, ए अनुपात बी और नीचे लिखते होंगे बी अनुपात सी, ऐसा है ना। और यहाँ से क्या लिखते हैं आप लोग, ये लिखते हैं 5:4 और नीचे लिखते होंगे 9:10। इसका मल्टीप्लाई से करते होंगे तो ये हो जाएगा 9 चक 36 और इधर हो जाएगा 9 चक 9 पचे 45 और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ तो 4×9 36 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा 10 चक 40। तो अब देखेंगे कि सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला। तो ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं या तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो याद रखिए। ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ किया क्या है, इसका कोशिश किया है मैंने कि ये दोनों को किसी तरह से बराबर किया जाए। तो अगर इसमें हम 9 से गुना कर दें और इसमें गुना हम 4 से कर दें तो 9 से 36, और जब 4 में इससे गुना किए तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा क्योंकि बराबर को बराबर में गुना किया जाता है। तो ये हो जाएगा 10 चक 40 और 9 चक 36। अगर इसमें 9 से किए हैं तो 9 चक 36, तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 पचे 45 हो गया। अब देखेंगे कि दोनों में बी कॉमन हो गया तो आसानी से यहाँ पे बी लिख सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब आइए सी को कितना मिलता है, तो सी कितना मिलता है तो कुल कितना है वो जोड़ लेते हैं पहले। तो 40, 36 और 45 को क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल कितना आएगा 121 आएगा। जोड़ के देखिएगा तो 121 आएगा।
उसमें से सी को कितना मिल रहा है 40, अमाउंट कितना है 1210 है। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा और 40 का 10 से गुना करेंगे तो 40 भागे 400 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक, तो चाहे आप जिस मेथड से बनाना चाहें बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ना यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं एक डी विकल्प भी रहेगा तो फिर वहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप चाहें ना तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। इक्वल करना सीखिए हमेशा इस तरह के सवाल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है आप लोग के पास बहुत सारे ट्रिक होंगे, बहुत सारे कुछ लॉजिक लगाते होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे जो लॉजिक है ना वो ये है कि इसमें धनराशि की कितनी बात हो रही है, बोल रहा है किस धनराशि का। ठीक है, किस धनराशि का, तो मान लेते हैं वो धनराशि किसी धनराशि का, तो धनराशि मान लेते हैं कि जो हमारा पी है ना वो 100 है। अब बोल रहा है कि मूल्य जो है 40% तक बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं कि वो जो हमारा अमाउंट बनेगा वो 140 बनेगा, क्योंकि 100 था हमारे पास प्रिंसिपल, तो उसका जो मूल्य है 40% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टाइम कितना लग रहा होगा, ये तो हमसे पूछा ही गया है। ठीक है, एक रेट चाहिए हमें। ठीक है, तो रेट बोला जा रहा है 5%, तो 5% लिख लीजिए। ठीक है, SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 100 रुपया था 140 रुपया हो जा रहा है, मतलब कि 40 रुपया आपका ब्याज बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब आसानी से हम लोग इसे फॉर्मूले पर फिट करेंगे और आंसर लेकर के आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं SI इक्वल टू होता है P गुना T गुना R/100, यही होता है ना जो बेसिक फार्मूला पढ़े हैं। बस इस पर पुट कर दीजिए, SI का मान 40 इक्वल टू P का मान 100, T का मान निकालना है, R का मान 5% और 100 हो जाएगा इधर। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और इधर T गुना 5 है, नहीं 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो T इक्वल टू लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा T बराबर 5 का 8 से ये भाग लग जाएगा 8 बार में, तो हो जाएगा 8 साल। ठीक है, तो 8 साल इसका सही आंसर है। 8 साल में कोई भी धनराशि इस रेट से, है ना, 8 साल में बढ़ करके 40% बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ये। ठीक है, जो भी धनराशि रहा होगा। आई बात समझ में, इसका सही आंसर कितना होगा 8 वर्ष होगा। कुछ नहीं है, बस बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो है। हमने सिर्फ यहाँ पर किया, मान लिए कि वो अमाउंट कितना 100 है। अब चाहेंगे तो x भी मान के चल सकते हैं, लेकिन x का फिर 40% निकाल लेंगे तो फिर थोड़ा सा वो ना वेरिएबल वाला थोड़ा सा इशू आ जाएगा, तो आप आसानी से 100 मान के चलिए। आप चाहें तो 50, 10, 20, 30 कुछ ही मान के चल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, लेकिन कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सीधा सीधा मान के चलिए ना 100 है, तो अमाउंट 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% बढ़ रहा है, तो 40% बढ़ रहा है, तो अगर ये 100 रुपया है, अब 100 का 40% बढ़ रहा है, इसका मतलब है 40 ही बढ़ा। तो पहले से 100 था, अब कितना हो गया 140 हो गया, तो अमाउंट 140 हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा है 40 रुपया। रेट दे रखा है तो सब कुछ तो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है दिया हुआ है। सवाल है 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात है कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम ये कहें कि 2 घन है, मान लेते एक घन V1 है और दूसरा जो घन है वो कितना है V2 है। ठीक, अब इसका अनुपात कितना दे रखा है 8/27 भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या नहीं। अब आयतन क्या होता है, आयतन होता है यहाँ पर, ऐसा करते हैं आयतन भी लिख लेते हैं यहाँ साथ ही साथ। तो आयतन होता है, घनों का आयतन होता है A3, या इसे हम कर लेते हैं V3 कर लेते हैं। चलिए थोड़ी A3 ही रख लेते हैं और इसे कैपिटल A3 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8/27। ठीक है, अब यहाँ से क्यूब है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब रूट में चला जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं A/A, तो ये हो जाएगा क्यूब 8 और इधर हो जाएगा क्यूब रूट 27। इसे जब हल करेंगे तो मिलेगा 2 और नीचे मिलेगा 3। इस सवाल का आंसर हम तो देख ही कर सकते थे कि ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, अर्थात बी विकल्प यहाँ पे सही होगा, लेकिन कैसे ये बताना पड़ेगा हमें, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जो छोटा वाला एक जो वॉल्यूम था फर्स्ट वाला, उसका जो निकला है ए का मान, ठीक है, घन का सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पे देखेंगे ए का ये वाला 3 निकला है,
अब इसे पूछा क्या आपसे, उसके सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये घन का सतह का क्षेत्रफल होता है 6a² और इसका ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 6a²। तो इससे 6 से तो ऐसे कट जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिया इधर 9 हो जाएगा। अरे इसका हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात 4:9। ठीक है, तो इतना कैलकुलेट करने क्या ही मतलब है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में रहेंगे ना तो सिंपल कहेंगे कि ये घन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2:3 और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हो जाए 6a², इसका मतलब 6 दोनों में कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। और हमेशा देखिएगा ना, ये घनों का जो आयतन होगा ये कहीं ना कहीं क्यूब रूट में ही होगा, क्यूब में ही होगा, क्यूब वाला अमाउंट ही होगा, चाहे जैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से कोशिश हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझाने का, बट आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण इतना बराबर इतना यानी कि 4px - 3y = 12 का एक समाधान है, सोल्यूशन है, तो p का मान बताना है। ठीक है, अगर ये x बराबर 3 और y का मान अगर ये -2 बैठाते हैं ना तो ये समीकरण का सोल्यूशन है। ठीक है, यानी हल होता है, यानी कि इतना बैठाएंगे ना आप, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे x का मान और y का मान बैठाते हैं तो ये आपको सॉल्यूशन जब निकालेंगे से तो 12 नहीं मिलेगा आपको, यानी कि सॉल्यूशन है, इसका एक हल है। अगर हल है तो p का मान बता दीजिए। तो करना क्या है, सिर्फ मान बैठा देना है, बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा, 4 है तो फिर 4 हो जाएगा, p है तो p रह जाएगा, और x का मान दे रखा है 3 तो 3 रखेंगे, -3, y का मान दे रखा है -2 तो -2 रखिए = 12। ये हो जाएगा 4 तिया 12p, 4 तिया 12p हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस माइनस में से प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा = 12। तो ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 - 6 और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 12 और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो p का मान कितना निकल गया 1/2। तो c विकल्प यहाँ पे सही है। p का मान क्या है, p का मान है 1/2। c विकल्प यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें तो बेसिक मैथ है, कुछ टफ नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल है, y² - 7y + 12 का एक गुणनखंड है, बताना है कौन सा इसका गुणनखंड है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम घात जिसका जितना होता है ना उसे उतने गुणनखंड होते हैं। जैसे इसका देखेंगे मैक्सिमम गुणन घात कितना है, 2 की है, तो इसका इस समीकरण इसमें देखेंगे इस बहुपद का 2 गुणनखंड होंगे। अगर 3 होता तो इसका 3 गुणनखंड होता, 4 होता तो 4 गुणनखंड होता। ठीक है, तो इसके पावर कितने, अधिकतम पावर कितने हैं, 2 हैं इस बहुपद का, तो हम कह सकते हैं कि इसके अधिकतम जो गुणनखंड होंगे कितने होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, और वो 2 गुणनखंड कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे गुणनखंड निकालते हैं आप लोग, जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं y² - 7y + 12। हम तो कहते हैं सिर्फ कि इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, कैसे तोड़ें यार, जो जोड़ने और घटाने पर ये जोड़ने घटाने पर 7 मिले और गुना करने पर 12 मिले। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इससे हम लिखा जाए 4y, ठीक है, और -3y, तो देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा इधर, और जोड़ने घटाने पर 7y आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ये y² और ये हो जाएगा इधर +12। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो आपको यहीं पर से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा y - 4 और एक आएगा y - 3। ठीक है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसका विकल्प हो जाएगा ई विकल्प। कैसे आएगा देखिए ज़रा, सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना सॉल्व के आप लोग मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये है आपका y², तो इसको एक पेयर बनाइए और एक इसका पेयर बनाइए। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, तो y बाहर निकालिए, बचा यहाँ पे y, यहाँ y निकाल चुके होंगे तो बचा होगा 4। अब इन दोनों में से देखिए कि कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, -3 कॉमन निकालिए, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पे y। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन निकालें तो माइनस बचा होगा। ठीक है, और 12 से 3 फैक्टर निकाल चुके हैं तो 4 बचा होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई एक बार करके देख लीजिए क्या सेम चीज़ आ रहा है,
तो 3 का y से गुना कीजिएगा तो 3y, और 3 का 4 से गुना कीजिएगा तो 3 चौक 12 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखिए, इस एक ये हम आपका टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में से देखेंगे y-4 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। बचा कि यहाँ पे एक ये y बचा और ये -3 बचा, तो वही चीज़ आया ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका यहीं पे पता चल जाएगा कि इसको तोड़े जो है ना, इस लाइन को जिसे हम तोड़े थे कि -4y और -3y, ठीक है, बस यहीं से y+4 और y-3, ये आपका आंसर था। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो ध्यान रखिएगा, लेकिन y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। y के साथ कुछ अगर इसके साथ अगर कुछ गुणाजी में है तो फिर डिफरेंट आएगा थोड़ा सा, उसमें उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा इसको लिख सकते हैं y-4 y-3, यही आंसर है। ठीक है, सॉल्व भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई विकल्प। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है अवलोकनों 2 3 7 9 या 7 1 1 9 1 6 9 होना चाहिए, यहाँ पे ये 6 9 है का बहुलक है, क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, 2 3 7 9 1 1 9 1 6 9, इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक में मतलब ये होता है कि दिए गए प्रश्नों में जो सबसे अधिक बार आया है वही उसका बहुलक है। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 एक बार आया है सिर्फ लग रहा है, 3 कितना बार आया है, ये भी एक बार आया है, 7 कितना बार आया है, ये भी एक ही बार आया है, 9 कितना बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार आया है। जबकि 1 कितनी बार आया है, 1 आया है, 1 2 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 भी और 9 दोनों 3 3 बार आया है। ठीक है, तो इसके जो बहुलक होंगे वो क्या होंगे, 1 भी होंगे और 9 भी होगा। तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा, डी विकल्प हो जाएगा फिर, क्योंकि इसके बहुलक जो है वो 1 भी है और 9 भी है, क्योंकि दोनों आया है ना अधिकतम बार। ठीक है, याद रखिएगा संख्याओं के समूह में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती हैं। तो 1 भी यहाँ पर अधिक बार आया है और 9 भी 3 बार आया है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों सही होता, डी सही है यहाँ पे। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है ना तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगा इसको और एक्सप्लेन करने का नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब यहाँ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सवाल है यहाँ पर कि कौन सा सत्य है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² है, या फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a² है, या वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। एक से अधिक यहाँ पे सत्य है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहला थर्ड नंबर ही देख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये तो सही है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अब आइए ए विकल्प पर दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 a² अर्थात भुजा स्क्वायर। तो ये सही है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या हो आपस में बराबर हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो उसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो √3/4 भुजा स्क्वायर पे निकाल सकते हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही है। अब बात करें यहाँ पे बी विकल्प का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a², ये कथन गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ये यहाँ पे गलत है, बाकी ए और सी यहाँ पे सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी विकल्प। यहाँ पे ये जो दे रखा है ना √3/2 a² या भुजा स्क्वायर, ये भी किसी न किसी का सूत्र है। क्या है, किसका है, किसका फॉर्मूला है, तो याद रख सकते हैं यहाँ से। अगर ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये वाला, फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर इसका कोई शीर्षलंब ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जो उसकी शीर्षलंब कहलाता है ना, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसकी लेंथ अगर ज्ञात करनी है ना, तो इसका सूत्र होता है √3/2 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कैसे करना वो बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसकी कुल लंबाई जैसे ए बी और सी, तो बी सी की लंबाई भी कितना होगा, ए होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इस बिंदु को मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं ओ है,
और इसकी पूरी लंबाई कितना है, ए बी सी का लंबाई कितना होगा, ए होगा, तो बी ओ की लंबाई कितना हो जाएगा, a/2, और इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगा, a/2 आधा हो जाएगा, ओ सी की लंबाई a2 और बी ओ की भी लंबाई a2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखेंगे कि ये वाला जो भुजा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, उसकी बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इसको क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके पास ये देखेंगे तो ये पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस का नियम तो पता होगा ना, उसी नियम लगा सकते हैं। जब उसी नियम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक भुजा पता है और ये भी भुजा पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार होगा, ये वाला आधार की तरह काम कर रहा होगा और ये हमारा लंब की तरह काम कर रहा होगा। तो आधार और लंब ये दोनों का स्क्वायर करके इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब सिर्फ मान बैठा दीजिए, बी ओ का पता है आपको, a/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ए वो कितना हो जाएगा, ए वो तो ज्ञात ही करना है क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, और ए बी कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए वो रहने दीजिए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो ए वो की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी, ये वाला ए वो की लंबाई निकल जाएगा ना, इधर स्क्वायर उधर रूट में भेजिए। तो पहले से थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, जैसे ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और नीचे 2 दूनी 4, इससे नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होगा। तो इसे क्या कर सकते हैं, नीचे 4 हो तो 4 कट जाएगा तो 4a स्क्वायर और ये कट जाएगा तो a स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 4a स्क्वायर से a स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इधर देखेंगे तो ये वाला जो है स्क्वायर में था ना, तो इधर आएगा तो रूट में आएगा, तो रूट में जब आएगा तो ये कह सकते हैं कि ये √3a स्क्वायर है और नीचे 4 का भी रूट होगा क्योंकि ये तो पूरे पर है। तो यहाँ से कर लेंगे √3 जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ a और ये √4 का निकल जाएगा 2। तो इसे अगर हम अरेंज करते तो हो जाएगा √3/2a। ठीक है, a स्क्वायर होगा, कहीं छूट रहा होगा नहीं, ठीक है ये सही है, ये हम लोग का सही आया है, गलत कहीं नहीं है, ये सही है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा, है ना, ये जो स्क्वायर है ना ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, मतलब दिया हुआ है ऑप्शन में, तो दिया हुआ है √3/2 भुजा स्क्वायर, बट त्रिभुज का अगर ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना, ये शीर्ष लंब ज्ञात करनी है तो ये वाला सूत्र था, तो मेरे दिमाग में वहाँ चला गया था। ठीक है, तो ये वाला सूत्र अगर ज्ञात करनी है किसी भी भुजा का, ये लंबाई ज्ञात करनी इसकी शीर्ष लंब का, तो इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये a स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ √3/2 a स्क्वायर a होगा √3/2। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करके दिखाया कि कैसे आएगा। ऑप्शन वाला में सिर्फ a स्क्वायर नहीं, सिर्फ a होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगना है, तो वृत्त की त्रिज्या है कितना है, 1 है, 2.5 है या फिर 4 है। सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगना है, तो वृत्त की त्रिज्या है कितना है, ये आपको बताना है। तो पहले जैसे बोल रहा है वैसे हम लिख लेते हैं, जैसे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का, उसकी परिधि क्या हो जाएगा 2πr, परिधि का दुगना है। कौन दुगना है, ये दुगना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का, तो ये परिधि हो गया उस वृत्त का, तो इसका ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना ये दुगना है, तो ये दुगना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके परिधि में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये कहूँ कि 4 है और ये 2 है, ये 4 है और ये 2 है, तो हम कहेंगे ये संख्या जो 4 है ये 2 से दोगुना है ना। या एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 है और हम ये ले लें इधर 3 ले लें। ठीक है, बात वही पड़ेगा वैसे। तो देखिए ये 6 जो हम कह सकते हैं कि 6 है ना, ये 3 के दुगना है, 6 जो है वो 3 का 2 गुना है, तो 2 गुना जब है तो ये 2 गुना तो है ही है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर कर सकते हैं क्या, कभी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि गुना हमें इसमें करना होगा 2 से,
जिसका 2 गुना उसी में 2 से गुना करेंगे तब ये दोनों बराबर होगा। 3 दूनी 6, 6। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगुना है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है सो दुगुना है, तो इसमें हम दुगुना 2 गुना से कर देते हैं, 2πr में 2 से गुना कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब समझ में आया क्यों किया ऐसा हमने। चलिए बेसिक जो है ना चीज़ें वो सीखते हुए चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² इक्वल टू 2πr, तो 2 से 2 गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा πr। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो पाई से पाई हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो पाई कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ से हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं r गुना r लिख सकते हैं इक्वल टू 4r लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा r के बराबर 4, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना है, 4 है, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चाहें तो इसी को सत्यापित भी कर सकते हैं, r को 4 मान के चलिए तो क्षेत्रफल उसका निकालिएगा और एक बार उसका परिधि निकालिएगा, तो देखिएगा उस परिधि का जितना निकालेंगे ना उसका दुगना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब निकाल के देख लीजिएगा, सत्यापित खुद कीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा हमें। चलिए अगला सवाल है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगा करके 2200 मीटर की दौड़ पूरा करता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। तो हमें ये बताइए कि वृत्ताकार पथ में जैसे ये वाला, ये मान लेते कोई वृत्त है ऐसा, ये वृत्ताकार पथ रहेगा, ठीक। अब एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के कितना चक्कर लगा रहा है, 7 चक्कर लगा रहा है, और कितना दूरी तय कर रहा है, 2200 मीटर। तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो, तो हम ये निकाल लेते हैं 7 से डिवाइड करके, तो एक चक्कर का निकल गया। अब एक चक्कर ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस वृत्त की जो परिधि होती है, इस परिधि को निकालने के लिए किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो 2πr का। अगर यहाँ से कोई बंदा है, यहाँ से कोई बंदा चल करके या वापस घूम के यहाँ पहुँच गया, तो कितनी दूरी तय किया, 2πr किया, ठीक है। और ये 2πr का वैल्यू में पता चल गया है कि ये 2200/7 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, 2 है तो 2 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और r का मान पूछा जा रहा है तो रहने दीजिए उसको, और ये हो जाएगा 2200/7, ठीक है। तो ये नीचे 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 22 का भाग लगाएंगे तो 22 से कम 22, 100 निकल जाएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो इससे निकल जाएगा 50, तो अर्थात r का मान जो है वो 50 मीटर है, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, है ना। आसान सवाल था, कुछ तो था नहीं। बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक खिलाड़ी एक किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगा करके 2200 मीटर की दूरी को कवर कर रहा है, अर्थात 2200 मीटर की दौड़ को पूरा कर रहा है 7 चक्कर लगाने पर। तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, तो भाग लगा देंगे, तो ये निकल करके आया। हम यहाँ पे भाग नहीं लगाएंगे, अभी भाग लगाने पर आगे और भी दिक्कत होगा, इससे अच्छा इसको रहने देते हैं। तो ये निकल गया एक चक्कर का। एक चक्कर लगाने के लिए हमें पता है कि ये 2πr के बराबर होता है, मान बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया 50 मीटर, ठीक। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अब एक सवाल है यहाँ पर कि एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर पहले 20%, फिर 30%, फिर 40% क्रमिक छूट मिलती है, तो छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या है। आसान सा सवाल है, बस कैलकुलेशन है। मान के चल रहे कि 900 रुपया का पहले 20% डिस्काउंट दिया, तो कितना में उसको वस्तु मिला होगा, 80% में दिया होगा। मान लेते तो भूल जाइए, अब इधर 900 की वस्तु है, उसमें 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब वो दिया कितना में, 80% में दिया। अब ये हो गया, अब हो गया 20% डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू। अब इस पर फिर क्या दे रहा है, इस पर दे रहा है आपको फिर से 30% का डिस्काउंट, मतलब ये कि 30% डिस्काउंट है, मतलब ये दे कितना में रहा है आपको, 70% में दे रहा है, ठीक है। ये तो पहले जो दिया सो दिया। अब इसको कहने का मतलब क्या है कि देने के बाद फिर से दे रहा है 30% का डिस्काउंट, मतलब है कि इस पर दिया ये कितना इसको ले रहे हैं आप, 70% में ले रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिए, फिर कह रहा है आगे 30% के बाद फिर कह रहा है 40%, तो ये तो हो गया आपका पुरानी रेट जो आप खरीद के ला कर रहे थे, लेकिन फिर बोला रुकिए रुकिए आपको 40% और छूट दे रहे हैं, मतलब ये वस्तु आपकी जो ले रहे हैं वो वाला रेट हो गया। अब इसी पर आपको दे रहा है 40% का डिस्काउंट, मतलब ये आपको दे रहा है फिर से कम करके 60% में। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, बस कैलकुलेट करने जितना आपको समय लग जाए, 2 0 से 2 0,
ऐसे काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 2 2 ख़त्म, और 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो ख़त्म। ठीक है, और कोई कट रहा है ऐसा? नहीं कट रहा है, तो गुना कर लेंगे हम लोग। इसको काट लेते हैं तो अच्छा रहता है, चलिए गुना ही कर लेते हैं। 9 8 72 हो जाएगा, गुना 7 6 कितना हो जाएगा? 42। अब गुना कर लेते हैं इसको। 72 गुना 42 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, और 4 दूनी 8, और 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 8 4 12 के 2, 8 9 और 1 10, और 2 और 1 3। ठीक है, और नीचे है 10, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 302.4, अर्थात बी विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? एक एक करके निकालते चले जाइए। 900 पर पहले 20%। ठीक है, जैसे ऐसे निकाल सकते हैं ना कि 900 रुपया है तो 20% डिस्काउंट दिया, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 रुपया। अब हम क्या करेंगे, 900 में 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 720 रुपया। फिर इसमें कितना % डिस्काउंट दिया? 20% दिया, सॉरी 30% दिया है, तो 30% निकालेंगे, जीरो से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 दूनी 6, 7 1 216 रुपया। तो 720 में फिर 216 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें 40% डिस्काउंट देकर फिर घटा देंगे। तो ये भी कर सकते हैं, जो लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, आपका ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक, चलिए, तो ये था महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आप लोग को। ठीक है, चलिए।